दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपके मन के संवेदनाओं को हिलाकर रख देगी। मनुष्य के शरीर के घाव दिखाई देते हैं, किंतु मन के घाव दिखाई नहीं देते। उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। एक छोटे से गांव में वैजी नामक व्यक्ति गांव के स्कूल के अध्यापक थे। खुद के उसूलों पर चलने वाले सीधे साधे इंसान। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा राजेश और 2 बेटियां, बड़ी बेटी सुषमा और छोटी बेटी ममता। सुखी परिवार था। आमदनी ज्यादा नहीं थी, पर जितनी थी उनमें उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था। बच्चे भी बहुत संस्कारी और होशियार थे। बड़ा बेटा राजेश पढ़ाई खत्म कर नौकरी कर रहा था। बड़ी बेटी सुषमा की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी। कुछ दिन बाद उसके लिए अखिलेश का रिश्ता आया। अखिलेश अच्छे पद पर कार्यरत था, घर परिवार भी अच्छा था, इसलिए वैजी ने सुषमा की शादी रचा दी। कुछ साल बाद सुषमा को एक लड़की हुई और उसके 4 साल बाद वह फिर से प्रेग्नेंट रही। इस दौरान उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, किंतु सबको लग रहा था कि यह सब गर्भावस्था के कारण होता होगा। बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा, किंतु बच्चा होने के बावजूद उसका स्वास्थ्य और बिगड़ता गया। कुछ दिन बाद सुषमा और ही अशक्त हो गई। फिर अखिलेश ने उसे हॉस्पिटल में एक जाने माने डॉक्टर के पास दिखाया। जांच पड़ताल के बाद सामने आया कि सुषमा की दोनों किडनियां खराब हो चुकी है। डॉक्टर की बात सुनकर अखिलेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। छोटे छोटे बच्चे और सुषमा को इसे ही अभी संभालना था। माँ बाप की भी अब उम्र हो चुकी थी। सुषमा ने अखिलेश से पूछा, क्या हुआ? तो अखिलेश रो पड़ा। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। रिपोर्ट देखने के बाद सुषमा को सब पता चल गया। फिर उसने अखिलेश से पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा है, तो उसने बता दिया कि किडनी प्रत्यारोपित करना ही एकमात्र उपाय है। वह भी जल्द से जल्द होना चाहिए, वरना तुम्हारी दोनों किडनियां बहुत खराब हो जाएगी। इस समय बच्चों की देखभाल के लिए सुषमा की छोटी बहन ममता को बुलवाया गया और अखिलेश किडनी की व्यवस्था करने में जुट गया। उसने दिन रात एक करी, किंतु किडनी की व्यवस्था नहीं कर पाया। इधर सुषमा का स्वास्थ्य और भी बिगड़ता गया और वही हुआ जो होने को मंजूर था। कुछ दिन बाद सुषमा का निधन हो गया। अखिलेश सुषमा से बहुत प्यार करता था। उसके निधन से वह पूरी तरह टूट चुका था। अब तो अखिलेश को बच्चों को भी संभालना और ही कठिन हो गया। ममता बच्चों को अच्छे से संभालती थी, किंतु उसका भी कॉलेज था। फिर तय हुआ कि बच्ची बड़ी हुई है, स्कूल जाने लगेगी तो अखिलेश के साथ रहेगी, और बच्चा अभी बहुत छोटा है, वह ममता के साथ अखिलेश के ससुराल में रहेगा। ममता उसे माँ की तरह संभालती थी। कुछ दिन बाद लोगों के सुझाव पर अखिलेश के माता पिता ने सोचा कि उसकी दूसरी शादी कर दी जाए, किंतु अखिलेश शादी को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि क्या पता शादी की दूसरी बीवी उसके बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी, इसलिए अखिलेश शादी को इनकार कर रहा था। इधर अखिलेश का छोटा बच्चा ममता से घुल मिल चुका था, उसके बगैर नहीं रह पाता था। एक दिन वैजी सुषमा की ससुराल गए। अखिलेश के माता पिता ने उनके सामने अखिलेश के लिए ममता का हाथ मांगा। वैजी ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि ममता के भी अपने कुछ अरमान होंगे, सपने होंगे। रिश्ते के लिए उसे सख्ती नहीं की जा सकती। पर अखिलेश के माता पिता ने कहा, सुषमा और अखिलेश के छोटे बच्चों के लिए माँ मिल जाएगी, वरना वह अकेले पड़ जाएंगे। उन्हें माँ का प्यार मिलना जरूरी है। ऐसा कहने लगे तो वैजी ने ममता से बोलकर बताऊंगा कहा और वहां से चल दिए। वैजी सुषमा के ससुराल से आने पर बेचैन से रहने लगे थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ममता से कैसे उनसे 15 साल बड़े अपने जीजा से शादी करने के लिए कहे। उसके भी अपने सपने होंगे, अरमान होंगे। ममता का कॉलेज चल रहा था और उसका सागर से प्यार था। उसके साथ जीने के सपने वो बुन रही थी। ममता और सागर दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वह अनाथ था और भविष्य में एक सेवाभावी संस्था खोलना चाहता था, जहां ऐसे लोग रह सके जिनका अपना कोई नहीं है। उनके लिए हर एक सुविधा उपलब्ध करना चाहता था। वह सोचता था कि जब पढ़ाई पूरी होगी तो वह ममता के पिता से बात करेगा। ममता भी निश्चिंत थी, क्योंकि वह जानती थी उसके पिता सीधे साधे और सरल इंसान हैं। उसके शादी के लिए मना नहीं करेंगे। वैजी इनके रिश्ते के बारे में नहीं जानते थे। कुछ दिन बाद जब सुषमा के पिता का कोई उत्तर नहीं मिला तो अखिलेश के माता पिता ने फोन करा और बार बार पूछने लगे, क्या ममता से बात हुई? उनके बार बार फोन करने के कारण वैजी और भी अस्वस्थ हो गए। ममता ने उनकी अस्वस्थता पढ़ ली
और उनसे पूछ लिया। फिर वैद्य जी ने न टाले हुए सब कुछ बता दिया। इस पर ममता गुस्सा हो गई और बोली, वो लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मैं कैसे मुझसे 15 साल बड़े अपने जीजा से शादी कर सकती हूँ? और वहां से चल दी। एक और सुषमा के बच्चों की चिंता और दूसरी ओर ममता के अरमान। वैद्य जी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक भी आ गया। डॉक्टर से पूछने के बाद उन्होंने बताया कि तनाव के कारण ये सब हुआ है। ममता अपने पिता को खोना नहीं चाहती थी और उसने मन के विरुद्ध जाके शादी को सहमति दर्शाई। दूसरे दिन कॉलेज जाने पर सागर ने भांप लिया कि ममता बहुत बेचैन है। उसने ममता से पूछा तो उसने सागर को बता दिया कि उसकी शादी उसके जीजा से तय हुई है। इस पर सागर ने कहा, किंतु ऐसा कैसे हो सकता है? अखिलेश उम्र में तुमसे कई साल बड़ा है और उसके 2 बच्चे भी है। इस पर ममता चुप ही रही। फिर सागर ने ममता से पूछा, तुम्हारा निर्णय क्या है ममता? क्या तुम मुझे माफ करना सागर, किंतु मैं पिताजी को खोना नहीं चाहती। क्या तुम्हारा यह आखिरी फैसला है? और मेरा क्या होगा ममता? क्या तूने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? ममता कुछ बोल ही नहीं पाई, सिर्फ बहुत देर तक रोती रही। फिर सागर ने कहा, ममता भविष्य में तुझे मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो एक बार पुकार लेना, मैं हाजिर रहूंगा, बस तुम खुश रहना। ममता ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह पीछे मुड़कर देखती तो कमजोर पड़ जाती। सागर ममता से बहुत प्यार करता था। उसका इस दुनिया में ममता के अलावा और कोई नहीं था। ममता को वो सब कुछ मान चुका था। अब ममता भी उसके लाइफ से दूर जा चुकी थी। अब वह फिर से खुद को अकेला पा रहा था। ममता घर आई तो उसने देखा कि घर पर सुषमा के सास ससुर आए थे और शादी की बातें हो रही थी। ममता कुछ बोले ही अंदर चली जाती है। अखिलेश अभी सुषमा के जाने के दुख से बाहर नहीं आ पाया था, तो वह धूमधाम से शादी नहीं बल्कि मंदिर में शादी करना चाहता था, किंतु उसे सुकून था कि उसके बच्चों के लिए अच्छी माँ मिल चुकी थी। ममता उस दिन रात भर रोती रही। सोनू बेटे के रोने पर वह तंद्री से बाहर आ गई और उसे गोद में लेते हुए सुलाती रही। अब उसके लाइफ में समझौता करने के सिवा और कुछ भी नहीं था। शादी तो हो गई, किंतु ममता खुश नहीं थी। बाद में उसका दिन सोनू को संभालने में, मेघना को पढ़ाने में और घर के कामकाज में निकल जाता था, तो वह खुश रहने लगी थी। अब तो वह उसकी जिंदगी बन चुके थे। सास ससुर भी उसकी तारीफ करने से नहीं चूकते थे। अखिलेश भी ममता के बच्चों के प्रति के व्यवहार से खुश था। अब बच्चे बड़े होने लगे थे। मेघना के साथ साथ सोनू भी स्कूल जाने लगा था। दोनों बच्चे अपने मौसी माँ से बहुत प्यार करते थे। स्कूल की हर बात अपनी ममता माँ से शेयर करते थे। इधर वैद्य जी के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और उसका भी एक बेटा हुआ था। उसी बेटे के नामकरण कार्यक्रम में ममता अपने पूरे परिवार के साथ अपने मायके आई थी। अपने बड़े भाई का बेटा और उसकी खुशियां देखकर ममता के मन में भी कुछ इच्छाएं उमड़ पड़ी। और क्यों ना हो, वो भी तो एक इंसान है, एक स्त्री है, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होगी, कुछ उम्मीदें होगी, जरूरतें होगी। ममता मायके से आने के बाद बेचैन सी रहने लगी थी। उसके अंदर कुछ उथल पुथल मची हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने दिल की बात किससे करे। उसने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, बच्चे भी खुश है, उसने भी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। उसने अपने सपनों का गला घोटकर इस घर को संवारा था। अब अगर उसके दिल में कोई बात आई है तो उसका भी तो हक बनता है। उसे लगता था कि अखिलेश उसकी बात अवश्य ही समझेगा और उसने अखिलेश से बात करी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, दोनों स्कूल जा रहे हैं, उनकी परवरिश भी अच्छे से हो रही है। अब मैं खुद भी माँ बनना चाहती हूँ। वो चाहती थी कि उसका भी एक बच्चा हो। इस पर अखिलेश बहुत गुस्सा हो गया। तुम्हारे मन में ऐसी बात आई ही कैसे? अरे इसमें क्या गलत है? मैं अपने अंदर एक जीव को बढ़ते हुए महसूस करना चाहती हूँ। कहते हैं कि एक स्त्री जब माँ बनती है तो वह पूरी हो जाती है, ममता बोली। किंतु है तो तुम्हारे 2 बच्चे, अब एक और बच्चा क्यों चाहिए? ऐसा कहकर अखिलेश सो गया। ममता को लगा आज पहली बार बोला है इसलिए नाराज हुए होंगे, फिर कभी बात करूंगी तो मान जाएंगे। कुछ दिन बाद ममता ने फिर पूछा, आपने क्या सोचा है? किस बारे में? बच्चे के बारे में। मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे तीसरा बच्चा नहीं चाहिए, अखिलेश बोला। लेकिन मुझे चाहिए।
इससे माता पिता को परेशानी होगी, बच्चों को परेशानी होगी, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, घर को कौन संभालेगा? मैं संभाल लूंगी, ममता बोली। किंतु फर्क तो पड़ेगा। तुम्हारा बच्चा होने के बाद तुम मेरे बच्चों से प्यार नहीं करोगी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगी। तुम्हारा अपना बच्चा होगा और ये दोनों सौतेले, अखिलेश ने बोल दिया। इस पर ममता को रोना आ गया। क्या आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? मैं बच्चों से कितना प्यार करती हूँ यह जानते हुए आप ऐसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तब तक है जब तक तेरा खुद का अपना बच्चा नहीं है। एक बार तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो तुम भी बदल जाओगी, तुझमें भी सौतेले का भाव निर्माण होगा। किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी क्योंकि तुम मेरे बच्चों की माँ बन के रहो और कुछ नहीं, समझी? और आइंदा इस घर में इस बार में फिर से बात नहीं होगी। आज ममता अंदर से पूरी टूट चुकी थी। आज उसे पता चल गया कि उसे केवल बच्चों की आया बना के इस घर में लाया गया था। इससे भी ज्यादा उसे इस बात का बुरा लगा कि अखिलेश ने उसे सौतेली माँ कहा। ममता ने बच्चों के लिए अपने सपने तक तोड़े थे और उसे आज सौतेली माँ के टोका गया था। उसका मन वेदना से पीड़ा पीड़ा हो चुका था। बाद में ममता कुछ उदास सी रहने लगी। उसे उदास देखकर सास ससुर ने उसे पूछ लिया तो ममता ने उसकी और अखिलेश में हुई बातें बता दी। तो सास ससुर ने भी अखिलेश की सराहना की। सही तो कह रहा है अखिलेश, तुम्हारा बच्चा हुआ तो तुम मेघना और सोनू से प्यार करना छोड़ दोगी। इस सौतेली माँ बनने का भूत कब से सवार हुआ तुम पर? देखो ममता, अपने मन से बच्चा पैदा करने का विचार निकाल दो और इन्हें ही अपना बच्चा समझो। ममता को आश्चर्य हुआ कि बाकी लोग तो ठीक है, किंतु सासू माँ तो एक स्त्री है। एक स्त्री होने के बावजूद एक दूसरी स्त्री की पीड़ा नहीं समझ पाई। आज ममता खुद को अकेली पा रही थी। ये बातें उसने अपनी माँ से भी कही तो वह भी ममता को ही समझाने लगी कि जब दो बच्चे हैं तो और बच्चे किस लिए चाहिए। तुम मेघना और सोनू को ही अपना बच्चा समझो और उनकी परवरिश में ध्यान दो। ममता ने निराश होकर कहा, वह मेरे खुद के बच्चे नहीं है। मैं उन्हें कितना भी प्यार दूं, वह मुझे सौतेली माँ ही कहेंगे। उस दिन के बाद ममता हमेशा उदास रहने लगी और अंदर ही अंदर घुटती रही। उसे अब अकेलापन महसूस होने लगा था। बाहर से तो वह ठीक दिखाई देती थी पर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी वेदना समझने का प्रयास भी कोई नहीं कर रहा था, परंतु उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। कुछ दिनों बाद वह खाना पीना भी भूल गई। एक टक शून्य में देखती रहती। जिन लोगों के लिए उसने अपनी खुशियों को त्यागा था वो उसे समझने की कोशिश तक नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई। जो सास ससुर उसकी तारीफ करने नहीं थकते थे वह अब ममता को हर एक बात पर टोका करते थे। अखिलेश भी उससे बात नहीं करता था। बच्चे भी अब ममता माँ से बात नहीं करते थे। परीक्षा आने पर एक बार सोनू को टीवी देखने पर उसने डांटा तो अखिलेश ने आव देखा न ताव ममता के गाल में तमाचा जड़ दिया। अब ना ही बच्चों से उसकी बातें होती थी, ना ही बच्चे उससे बात करते थे। स्कूल से आने के बाद सीधा दादा दादी के कमरे में घुस जाते थे। ममता अब पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। ना खाती थी, ना पीती थी। एक टक शून्य में देखती रहती। शायद सागर को अकेला छोड़ आने की शिक्षा उसे मिली है, ऐसा वो सोच रही थी। एक दिन वह बुरी तरह बीमार पड़ी। तब अखिलेश उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने उसे कहा इन्हें मानसिक उपचार की जरूरत है और किसी सेवाभावी संस्था का पता भी दिया। अखिलेश ने घर पे आके सब माता पिता को बता दिया तो ममता के सास ससुर ने कहा इसे ले जाओ वहाँ पर, वैसे भी ये पागल हो चुकी है और इसे वापस घर न लाओ। ममता ये सुन रही थी किंतु कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो पागल नहीं थी। दूसरे दिन अखिलेश उसे डॉक्टर पुष्पा के सेवाभावी संस्था में ले गया जहाँ मानसिक रोगियों का इलाज होता था। डॉक्टर पुष्पा ने पूछा कब से है ममता की ऐसी हालत? तो अखिलेश ने कहा ये तो शादी हुई तब से ऐसी ही है, बस सब कम थी, बाद में इसका पागलपन बढ़ता गया। डॉक्टर पुष्पा ने सब बातें सुन ली और ममता को वहीं पर रुकने के लिए कहा। ममता कुछ बोल नहीं रही थी। इसके कारण डॉक्टर पुष्पा को इसका इलाज करना असंभव था। एक दिन बाद डॉक्टर पुष्पा के दो बच्चे गार्डन में खेलते हुए ममता ने देखे तो उसने सेविका से पूछा किसके बच्चे हैं? डॉक्टर दीदी के। मेरे भी ऐसे ही बच्चे हैं। ममता को अपने बच्चों का स्मरण हुआ था। सेविका ने ये बातें जाकर डॉक्टर पुष्पा से बता दी। ममता अब बोल पड़ी थी। वह धीरे धीरे डॉक्टर पुष्पा के साथ घुल मिल गई।
अपने सारे दुख सुख डॉक्टर पुष्पा को बता दिए। अब डॉक्टर पुष्पा को ममता पर उपचार करना आसान हो चुका था। कुछ महीनों बाद ममता पूरी तरह ठीक हो गई। तब डॉक्टर पुष्पा ने ममता से पूछा, तुम घर जाना चाहती हो? तब ममता ने बताया, नहीं, जिस घर में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, वहाँ मैं नहीं जाना चाहती। तो क्या तुम अपने बच्चों से मिलना चाहती हो? बच्चों की बात सुनते ही ममता की आंखें चमक उठी। उसने कहा, हाँ ठीक है, कल तुम जाना, बच्चों को मिल लेना। मैंने तुम्हारे लिए एक सेवाभावी संस्था में जॉब के लिए अप्लाई किया है। दोपहर तक उनका जवाब भी आ जाएगा। डॉक्टर पुष्पा चाहती थी कि ममता पूरी तरह संपन्न हो जाए और अपने बच्चों या परिवार में जो उसे कभी अपना मानता ही नहीं था, उनसे पूरी तरह दूर हो जाए। अगले दिन अखिलेश को डॉक्टर पुष्पा ने बुला लिया और ममता को घर ले जाने के लिए कहा। ममता ने अखिलेश से रास्ते में ही कह दिया कि उसे बच्चों से मिलना है। ममता अब घर आ चुकी थी। अखिलेश ने माता पिता से बच्चों के बारे में पूछा तो उन्होंने कह दिया, बच्चे बाहर गए हैं। ममता अपने कमरे में जाने लगी, तब उसे दादा दादी के कमरे से बच्चों की आवाज सुनाई दी। उसके समझ में आ गया कि इतने दिन दूर रहने के बावजूद सास ससुर ने उसे हालचाल तो नहीं पूछे, ना ही बच्चों को मिलने दिया। उस दिन की रात ममता वहीं पर रुक गई। उसे आस थी कि एक बार तो वह बच्चों से मिल ले। पूरी रात ऐसे ही गुजर गई। उसे नींद ही नहीं आई। डॉक्टर पुष्पा ने उसे सोने की गोलियां दी थी। एक बार मन में आया कि पूरी गोलियों की शीशी ही खा ले, किंतु उसने खुद को संभाल लिया, अपनी बैग भरी और सुबह सूरज के पहले किरण के साथ चल दी अपने अस्तित्व को ढूंढने। डॉक्टर पुष्पा से मिल ली, उनसे जॉब की संस्था का पता लिया। मन में डर था कि नौकरी कैसी होगी, लोग कैसे होंगे, किंतु डॉक्टर पुष्पा पर पूरा विश्वास था। पते पर संस्था का नाम पढ़ते ही उसके दिल में धस हो गया। ये नाम जाना पहचाना था, किंतु ऐसी संस्था के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। संस्था का नाम था ममता सागर। ममता संस्था में पहुंच चुकी थी। वहां की एक सेविका ने पूछा, आप ममता दीदी हो ना? हाँ, सबको ममता के बारे में पता था, क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति संस्था में आता तो सबको बता दिया जाता था। सेविका ममता को आश्रम के एक रूम में ले गई। वहां कुछ समय आराम करने के लिए कहा। कुछ समय बाद ममता को आश्रम के संचालक से भी तो मिलना था। दीदी आप आराम करो, साहब बाहर गए हैं, आएंगे तो आपको बुला दिया जाएगा। सेविका बोली और रूम के बाहर चल दी। ममता थक चुकी थी। उसके जीवन में घटित वह दुखद घटनाएं अभी भी उसके मन से जा नहीं रही थी। ममता ने आंखें बंद कर दिए थे और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रूम में फोन की रिंग बजती है। वह फोन उठा लेती है। उधर से कहा गया कि आपको ऑफिस में बुलाया गया है, साहब आ गए हैं। ममता ने पानी से चेहरा धोया और ऑफिस के लिए चल दी। ऑफिस में कुर्सी पर बैठे आश्रम के संचालक को देख ममता अवाक रह जाती है। कुछ देर तक उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। फिर वो कहती है, मैं गलत ना हूं तो क्या आप? हाँ ममता, मैं सागर ही हूँ, तुम्हारा सागर। इतने दिन के बाद सागर को देख ममता के आंसू रुक नहीं रहे थे। ममता के आंसू पोंछते हुए सागर कहता है, कब तक रोओगी ममता? अब ये रोने का नहीं, खुद के अस्तित्व के साथ जीने का समय आ गया है। मतलब तुम मेरे बारे में सब? हाँ ममता, तेरी लाइफ के बारे में मुझे सब कुछ पता है। लेकिन कैसे? ममता बोली, यहाँ नहीं ममता, शाम को घर आ जाना, सब कुछ बताऊंगा, सागर ने कहा। ममता शाम होते ही सागर के घर चल दी। सागर ने बताना शुरू किया, ममता मैंने तुमसे प्यार किया है और वो सच्चा प्यार है और आगे भी रहेगा। तुमने अखिलेश से शादी तो कर ली, किंतु तुम खुश नहीं थी। मैं तुम्हारी शादी में भी आया था, उस मंदिर में, वहां भी तुम मुझे खुश नहीं दिखाई दी। तुमने दबाव में आकर शादी की थी। मैं तो केवल यह चाहता था कि तुम जहाँ भी रहे खुश रहे। एक महीने बाद मैं तुम्हारे ससुराल भी आया था। जब तुम बच्चों को स्कूल में छोड़ने आती थी तो तुम मुझे खुश दिखाई दी। मुझे लगा अब तुम खुश हो। मेरी पढ़ाई भी खत्म हो चुकी थी। मैं भी अपनी संस्था के खड़े करने में जुट गया। इस दौरान तुमको देखना ही भूल गया। इसके लिए मुझे माफ कर दो ममता। मैंने कहा था तुम्हारे सुख दुख में तेरा साथ दूंगा, किंतु ऐसा नहीं कर पाया। फिर बाद में संस्था के काम में थोड़ा आराम मिला तो मैं तुझे देखने तुम्हारे ससुराल आया था। वहाँ
जहाँ तू रोज अपने बच्चों को स्कूल ले जाया करती थी, लेकिन इस समय तू बच्चों के साथ नहीं थी। तेरी सासू माँ को मैंने दूसरे बच्चे की माँ से बात करते हुए सुना कि वो किसी नौकर की बात कह रही थी अपने घर में रोकर रखने के लिए। उन्होंने यह भी कह दिया था कि ममता अब कुछ काम नहीं करती, तुम पागल हो गई हो और एक टक शून्य में देखती रहती हो। तभी मैं समझ गया था कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो गई हो। अखिलेश तुम्हें जिस डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गया था उसे डॉक्टर पुष्पा दीदी जानती थी। उन्होंने डॉक्टर को बताया था कि उनके संस्था का नाम बताने के लिए, ताकि डॉक्टर पुष्पा दीदी तुम पर इलाज कर सके। और जो नौकर तुम्हारे घर में काम के लिए लगाया था वो भी सुषमा दीदी के संस्था का एक सेवक था, जिसने तुम्हारे घर में तुमसे कैसे बर्ताव किया जाता है वो सब हमें बताया था, सागर ने खुलासा किया। इस पर ममता बोल पड़ी, डॉक्टर पुष्पा दीदी को तुम कब से जानते हो? डॉक्टर पुष्पा दीदी का हमारी इस संस्था के खड़े करने में सबसे बड़ा सहयोग रहा है, या यूं कहो कि उनके सिवा ये संस्था कुछ भी नहीं। वो मेरी बड़ी दीदी ऐसी है। उसके पति ने भी हमारे इस संस्था में पूरा सहयोग दिया है। सेवा भावी अलग अलग संस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। ममता के सारे सवाल खत्म नहीं हुए थे। सागर ने कहा, अब तुम आराम कर लो, ममता कल से काम शुरू करना है। किंतु ममता के सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी आराम करो, सागर ने कहा। ममता अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर पुष्पा दीदी का फोन आया। हेलो, ममता बोली। कैसी है संस्था? बहुत अच्छी है दीदी। और संस्था के संचालक से मिल ली? डॉक्टर पुष्पा ने पूछा। हाँ दीदी, लेकिन ममता की बात तोड़ते हुए डॉक्टर पुष्पा बोल पड़ी। ममता, मैं तुम्हारे और सागर के बारे में सब जानती हूँ। ममता, सागर तुमसे बहुत प्यार करता है। जब संस्था का नाम रखना था तो उसके मुंह से यूं ही निकल पड़ा, ममता सागर। मुझे भी नाम अच्छा लगा। तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था तुम दोनों के बारे में। जब तुम हॉस्पिटल आई तब सागर ने मुझे सब कुछ बता दिया। ममता, सागर एक सच्चा प्रेमी है। आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है। सच कहूँ तो ऊपर से वो खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से आज भी अकेला है। तुमसे प्यार करता है, इसलिए आज तक किसी से शादी नहीं कर पाया और ना ही किसी लड़की के बारे में सोचा। ममता केवल सुन रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। डॉक्टर पुष्पा आगे बोल पड़ी। एक बड़ी बहन के हक से कुछ मांगती हूँ ममता तुमसे। इस बार सागर को छोड़कर मत जाना। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने फोन रख दिया। ममता देर रात तक सोचती रही, कैसी जिंदगी है मेरी। जिनके लिए मैंने खुद के अरमानों का त्याग किया उन्होंने मुझे समझा ही नहीं, और जिनको मैंने खुद से दूर किया वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं। ममता ने मन ही मन कुछ ठान लिया था और फिर वो सो गई। अगले दिन सुबह सुबह उसने सागर को फोन मिलाया। मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, कुछ बात करनी है। इतना कहकर फोन ममता ने रख दिया। सागर को डर लगने लगा, या कल की बातों से ममता दुखी तो नहीं हुई होगी, या वो फिर से मुझे छोड़कर जाएगी। ना जाने कैसे कैसे ख्याल उसके मन में दौड़ने लगे। वो ममता के आने की राह देखने लगा। कुछ ही समय बाद ममता घर आई। सामने सागर को देख जोर से गले लगी। सागर के समझ में नहीं आ रहा था कि ममता को क्या हो गया है। सागर कुछ बोलता उसके पहले ही ममता बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सागर कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहा। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। शायद इस बात की उम्मीद उसे नहीं की थी। क्या कह रही हो ममता? जबान लड़खड़ाते हुए सागर बोला। जो तुमने सुना, ममता बोली। अब सागर की आंखें चमक उठी। जिस बात की उम्मीद टूट चुकी थी, आज वही उम्मीद उसके सामने खड़ी हो गई थी। फिर क्या था? सागर ने फटाक से हाँ कह दिया। आज प्रेमी जोड़े फिर से एक साथ थे। दोनों का जीवन फिर से खुशियों से भर गया था। कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली। अब उनके जीवन ने फिर से रफ्तार पकड़ ली थी। यहाँ कोई मनमुटाव नहीं था, ना किसी के लिए त्याग था। यह केवल प्यार था, एक सच्चा सपना था। ममता अपने जीवन में खुश थी। सागर भी अपने जीवन साथी के साथ आनंद से जी रहा था। अब दोनों मिलकर ममता सागर चला रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।